हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ई श्रीधरन सीरीज में इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यानी भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। सबसे पहले इसको समझने के लिए कि आखिर ये है क्या, हम ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर ये कैसे आया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये इमर्ज हुई थी कैसे, एक रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उदय कैसे हुआ था, जब ये औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी जो हमारे राइटर थे, इन्होंने इंडियंस के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के इनके जो इंटरप्रिटेशंस थे, ठीक है, जो इनकी व्याख्याएं थी, उसको लिखा, तो वो हमारे लिए गौरवशाली नहीं था। ठीक है, और वो हमें बहुत ही ज़्यादा हीन दिखा रहा था, हमें दिखा रहा था कि हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति से कैसे कितनी नीचे है। तो इस बात का खंडन करने के लिए और इसके रिएक्शन के स्वरूप, प्रतिक्रिया के स्वरूप इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी सामने आती है। ठीक है, इसका बेसिकली ये था कि ये इट सॉट टू रिकवर इंडियाज पास्ट फ्रॉम यूरोपियन प्रेजुडाइज। मतलब ये जो यूरोपियन के प्रेजुडाइज, मतलब आप कह सकते हो पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह से इसको मुक्त करना था भारत के अतीत को, और इसको जो हमारे इतिहास है, हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है, वो पूरे समाज के सामने लाना, जैसे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ सके, उनके अंदर मतलब हमारे अंदर, आम जनता के अंदर एक आत्मविश्वास आ सके, और उन्हें पता चले कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था, और इसकी वजह से एक उनके अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग भी आ सके, मतलब राजनीतिक जागृति का भी विकास हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, मतलब ये जो नेशनलिस्ट हमारी हिस्टोरियोग्राफी है, ये कैसे आई। ठीक है, हम इनके स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले था द सर्च ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, मतलब राष्ट्रीय पहचान की खोज। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ठीक है, ब्रिटिश रूल के अर्ली फेज के टाइम पे हमें पता था कि वेस्टर्न एजुकेशन आ गया है। ठीक है, और उसने एक ऐसे मिडिल क्लास को सामने लाया था जो क्या कह सकते हैं, यूरोपियन लाइफ को और उनके वैल्यूज को अपना चुके थे। ठीक है, उन्हीं के जीवन शैली में वो एकदम ढल चुके थे। लेकिन मिड 19th सेंचुरी, मध्य 19th सेंचुरी में एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट हुआ। क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ, बौद्धिक परिवर्तन हुआ, और जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि वेस्टर्न आइडियाज शुड रिवाइटलाइज नॉट रिप्लेस इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब पश्चिमी विचारों को भारतीय सभ्यता का जो है उसका पुनरुद्धार करना चाहिए। मतलब जो भी चीज है हमारा, आप उसमें और जोड़िए, ऐड कीजिए। ठीक है, उसको एक नएपन की तरफ लेके जाइए, नयापन दीजिए, पर आप उसको पूर्णतः रिप्लेस कर दे रहे हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कहते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स थी एजुकेटेड स्कॉलर्स की, वो कहते हैं कि इंडिया मस्ट बिकम मोर इंडियन एंड लेस इंग्लिश। ऑफ कोर्स भारत में भारतीयों की जो कल्चर है, उनका जो आप कह सकते हो एक अपने आप में एक असर है, वो रहना चाहिए ना। हम बाहर के जो वेस्टर्न आइडियाज हैं वो आप अपनाएं, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, लेकिन क्या हर चीज़ अगर आप वही कर दोगे तो आपके अंदर का जो यूनिकनेस है वो दिख नहीं रहा। तो भारत भारतीयों के जो वो आपका तत्व है वो उसमें रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कहते हैं कि कल्चरल रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। मतलब क्यों? जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान जरूरी है हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कल्चर एक कॉन्फिडेंस देता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको पॉलिटिकल फेज में जाके आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि हम अपना ख्याल, हम अपना शासन खुद कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स हम अधीन थे ब्रिटिशर्स के, तो ये बात लाना कि हम किसी से दीनहीन नहीं है, हम खुद अपना देश चला सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर रीजनरेशन से लोगों को मिलता। ठीक है, इस फेज को हम क्या कहते हैं? इंडियन रेनेसा, मतलब भारतीय पुनर्जागरण का काल कहते हैं। और इसमें बहुत सारी तरीके से रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स हुए। हमारे जो एंशियंट इंडियन है, जो कल्चर्स हैं, परंपराएं हैं, उनको दोबारा खोजा गया, जो अच्छी चीजें हैं उनको सामने लाया गया। ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी, और खुद पे निर्भरता, सेल्फ रिलायंस सामने आई। लेकिन क्या केवल सांस्कृतिक कल्चर जो हमारा रिवाइवल है, इतना करने से ही ठीक हो जाता और हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी? तो नहीं, ऐसा नहीं, हमें हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत थी।
क्या है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस या ऐतिहासिक चेतना? इसका मतलब होता है कि हमें भारत के अतीत को या भारत के इतिहास को, इंडिया के इतिहास को जैसे इंडियंस के लिए ज़रूरी है, उस परिप्रेक्ष्य में सामने लेकर आना। हमें ये बताना कि हमारा इतिहास कैसे-कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? हम किस-किस स्टेजेस से आए हैं, हमारी इतिहास अगर एंशिएंट पीरियड में क्या थी और कितना हमारा क्या कह सकते हैं आप, एक बड़े लेवल पे हमारा पूरा ट्रेड था या हमारा जो भी सारी चीज़ें थी, चाहे वो कल्चरल ले लें, इकोनॉमिक ले लें, पॉलिटिकल लेवल पे ले लें, उसका उद्भव कैसे हुआ, एंशिएंट टाइम में क्या था और अभी तक कैसे उसको हम देखते हुए आ रहे हैं। तो जब ये हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस लोगों के माइंड में आ गई, ठीक है, कि हम तो बहुत पहले से ही ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सँभाल रहे हैं, तो इससे उनके आप कह सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा और एक पॉलिटिकल अवेकनिंग या जो राजनीतिक जागृति है उसको और एक तरह से कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। दूसरा इसी रोल में जब हम करते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी को अगर हम ढूंढते हैं, ठीक है, तो इसमें अब हम आगे बताएंगे कि हिस्ट्री कैसे एक रोल प्ले करती है पूरे नेशन को एक साथ लाने में या नेशन बनाने में। और इसके लिए हम सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी से शुरुआत करते हैं। ये उन अर्लीस्ट थिंकर्स में से थे जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट रोल बताया हिस्ट्री का कि वो पॉलिटिकल जगत में, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा, अ नेशन विदाउट इट्स ओन हिस्ट्री कैन नॉट डेवलप नेशनल प्राइड। मतलब जिस राष्ट्र का अपना इतिहास न हो उसमें राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इंडिया रिमेन्ड सब्जेक्ट बिकॉज इट हिस्ट्री वॉज रिटन बाई फॉरेनर्स। क्योंकि भारत अभी तक गुलाम बना है, ठीक है, और इसकी जो हिस्ट्री है विदेशियों द्वारा लिखी जा रही है, और विदेशियों द्वारा अगर लिखी जा रही है तो ऑफ कोर्स वो इंडियंस के हिस्ट्री की गौरव गाथा तो नहीं गाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि विविध किसमें विविध प्रबंध में इन्होंने कहा कि देयर इज नो हिंदू हिस्ट्री व्हेन हैज द ग्लोरी ऑफ एनी नेशन एवर बीन प्रोक्लेम्ड बाय अनदर नेशन। मतलब कि यहाँ पे कोई भी हमारी हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है। क्या कभी किसी राष्ट्र की महिमा किसी या आप कह सकते हैं या किसी किसी राष्ट्र की तारीफ किसी दूसरे राष्ट्र ने की है? नहीं की है ना। सब तो यही बताएंगे कि हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वोत्तम हैं। तो दूसरा क्या कहते हैं ज्यादा अच्छा है हमसे तो नहीं बताएंगे, तो हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी पड़ेगी। अपने लोगों को ये बताने के लिए कि हम समृद्ध हैं हर चीज से, हमें ये खुद बताना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि रोमन की हिस्ट्री रोमन्स ने लिखी, ग्रीक की गौरव गाथा जो है ग्रीक्स ने बताई, ठीक है। मुस्लिम इतिहासकारों ने मुस्लिम वीरता को बताया। इन कंट्रास्ट अगर हम देखें तो हिंदू अचीवमेंट्स हमें अदृश्य से नजर होता आता है। इसलिए नहीं क्योंकि हिंदू अचीवमेंट्स है नहीं, या आप कह सकते हैं आप हिंदू को लेके यहाँ पे रिलीजन बेसिस पे मत चले जाइएगा, ये एक ऐसा कंट्री आप कह सकते हो, ठीक है। कि इसलिए क्योंकि इंडियंस हैड नॉट रिटन देयर ओन हिस्ट्री, इस वजह से नहीं, ठीक है। इनविजिबल नहीं है हमारी हिस्ट्री, बस इसलिए हमें देखने को नहीं मिलती है कि इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री खुद नहीं लिखी है। और यही जो आइडिया है कि हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए, ये आइडिया बेसिकली एक बेस बना, एक फाउंडेशन बना स्कॉलर्स के लिए। और इस नेशनल आइडेंटिटी को ढूंढते ढूंढते हमारी भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का आप कह सकते हो जन्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं imperialist attack on Indian culture and civilization। मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर साम्राज्यवादी हमला, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि एक वो क्या बेस और फाउंडेशन था जिसकी वजह से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया। अब हम ये देखेंगे कि ये किसके रिएक्शन के अगेंस्ट आया था। हम अभी तक ये कह रहे हैं ना कि यूरोपियंस ने हिस्ट्री लिख रही है इंडियंस की और वो सही नहीं लिख रहे हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसे क्या क्या उनके एक्शंस थे कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि हिस्ट्री लिखा जाए। तो हम अब उन पहलुओं पे ध्यान देंगे कि यूरोपियंस की हिस्ट्री या उनकी थ्योरीज क्या थी हमारे इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं और हम सबसे पहले देंगे रेशियल एंड कल्चरल प्रेजुडिसेस। मतलब रेशियल मतलब आप कह सकते हैं एक नस्लीय, ठीक है। कल्चरल आपका सांस्कृतिक हो गया, और प्रेजुडिस प्रेजुडिसेस मतलब होता है पूर्वाग्रह, मतलब हमने जो पहले से सोच के रखा है हमारा बायसनेस, ठीक है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है बायसनेस, ठीक है। हमने जो पहले सोच के रखा है उस बेसिस पे जैसे चला हुआ आ रहा है, ठीक है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस पोर्ट्रेट इंडियन सिविलाइजेशन एज, कैसे इन्होंने पोर्ट्रे किया है इंडियन सिविलाइजेशन को ब्रिटिशर्स ने, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इंफीरियर मतलब नीचे,
मोरली वीक मतलब अनैतिकता में इनकी कमजोरी है, और पॉलिटिकली केओटिक मतलब यहाँ पे हमेशा अराजकता की एक भावना फैली रहती है। इसी में एक आप कह सकते हो राइटर हैं जेम्स मिल, जिनकी एक बहुत फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इन्होंने जानबूझकर ये लिखा, तो ये कभी भी इंडिया नहीं आए थे, ठीक है, और इन्हें भारतीय भाषा का कोई ये लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज का भी कोई ज्ञान नहीं था। ये सब खुद होते हुए जब उन्होंने डायरेक्टली नहीं आया और ट्रैवलर्स और सेकेंडरी सोर्सेज से उन्होंने एक एकदम आप कह सकते हो आपने जो हिंदू सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी को कैसे पोर्ट्रे किया, इरेशनल पोर्ट्रे किया, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी पोर्ट्रे किया, और फिट ओनली फॉर डेस्पोटिज्म। ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ बिना आए एक तरीके से बायसनेस बना ली इंडियन सिविलाइजेशन के खिलाफ कि ये कितना ही ज्यादा हमसे नीचे है। इन्होंने एक जो आप कह सकते हो कमेंट किया था कि ही आर्ग्यूड दैट हिंदूज आर एक्सेल्ड इन द क्वालिटी ऑफ स्लीव्स। तो आप देख रहे हो कि उनका लेवल क्या था, कि आपके इंडियन सिविलाइजेशन को या हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को वो किस लेवल पे समझते थे। इसी तरह एक और राइटर हैं जिनका नाम है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन। इन्होंने लिखा था कि द मोस्ट प्रोमिनेंट वाइस ऑफ द हिंदूज इज वांट ऑफ वेरासिटी, मतलब हिंदुओं का सबसे प्रमुख जो उनका आप कह सकते हो लैक है या जो उनमें अभाव है, वो क्या है, सत्यवादिता। ठीक है, सत्यवादिता का जो दोष है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा अभाव है। ठीक है, ऐसे जो आप जजमेंट अगर कोई राइटर दे रहा है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि वो न्यूट्रल हिस्ट्री लिखने के मूड में है। वो तो यही बताना चाहेगा ना कि बाहर के से जो लोग आए हैं ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करने, वो उनका आना कितना ज़रूरी था, और अगर वो नहीं आते तो इंडियंस तो पता नहीं किस हालत में होते। ठीक है, दूसरा हमारी जो आप कह सकते हो कि और क्या थेसिस थी, वो एक थी पॉलिटिकली इंफेरियोरिटी थेसिस। मतलब इनका कहना था कि राजनीतिक तौर पे ये कम है। ठीक है, कॉलोनियल हिस्टोरियंस बार बार ये कहते हैं कि इंडिया लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, हमारे अंदर पॉलिटिकल यूनिटी, वो ये कहते हैं कि आपस में लड़ते रहते हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं, आपस में इनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। ठीक है, एंड फिर कहते हैं कि इंडियंस पर इनकैपेबल ऑफ सेल्फ रूल, खुद से रूल करने के लिए ये कैपेबल नहीं है, पॉलिटिकल केओस यहाँ के लिए नॉर्मल बात है। ठीक है, इस तरह की बात करते हैं वो हमारे लिए। और जब वी स्मिथ एक अलेक्जेंडर के इन्वेजन, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर के जब आक्रमण के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने कई बार ये इस पे ज्यादा फोकस किया कि कैसे अलेक्जेंडर की सेना जो है वो कितनी ज्यादा हमसे सुपीरियर थी, ठीक है, हर मामले में। और इस तरीके से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश रूल होना एक जरूरत थी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इंडियन कभी ऑर्डर नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा जो आप कह सकते हो इसके बाद जो थर्ड हमारा जो थेसिस आता है, जो ये एक्शंस आता है यूरोपियंस हमारे बारे में क्या लिखते हैं, वो है डिनायल ऑफ इंडियन अचीवमेंट्स। मतलब अगर इंडियन ने कुछ भी, इंडिया की सिविलाइजेशन ने कुछ भी अचीव किया है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं है। जैसे ये बात किसने उजागर की, किसने सामने लाई, आरसी मजूमदार ने। उन्होंने बताया कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको हमेशा कम करके आंका जा रहा है, उनको उस लेवल पे सामने नहीं लाया जा रहा है जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज एट्रीब्यूटेड टू ग्रीक्स एंड अरब्स डिस्पाइट एविडेंस लाइक पेरिप्लस। मतलब अब आप देखोगे कि हमारी जो सभ्यता हड़प्पन टाइम से, ठीक है, हमारी सभ्यता में ट्रेड ट्रेड वगैरह बहुत हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जब ये सब चीजें चल रही थी मे भी उतने सोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहे होंगे, बट कुछ तो सोर्सेस थे। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी जो बुक थी, वो क्लियरली बताती है कि हम यहाँ पे कहाँ कहाँ पोर्ट्स थे, कहाँ कहाँ किस किस पोर्ट से क्या हमारा ट्रेड हो रहा था। लेकिन यूरोपियंस क्या कह रहे थे कि नहीं, जो भी ट्रेड हो रहा है वो ग्रीक और अरब की वजह से हो रहा था। ठीक है, और हमारे जो भी पुराने एपिक्स हैं, जो हम जिसको एक तरीके से इतिहास का स्रोत मानते हैं, वेदास एंड एपिक्स को, उनको उन्होंने डेट भी देने में बहुत ज़्यादा क्या कहने के अरे डेट्स भी इनको सही नहीं है, क्रोनोलॉजी में इसमें डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और हर चीज़ को वो नकारते चले गए, जो भी इंडियन के अचीवमेंट्स इसको नकारते चले गए। इनका बेसिकली कहना था कि इंडियन कल्चर जो भी है वो जो है ग्रीक से या पर्शियन से या बाहर के देशों से चुराया हुआ है, या आप ये कह सकते हो उधार लिया हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली इनका कहना था कि अगर
इंडियन ने कुछ भी अचीव नहीं किया, जो भी किया है वो बाहर के देशों ने किया है, इन्होंने बस उसको उसको जाके हर जगह देख के अपना लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमारी थ्योरी है वो है बोरोइंग थ्योरी एंड इट्स बायस, जो हमने लास्ट अभी स्लाइड में डिस्कस किया कि बोरोइंग थ्योरी थ्योरी क्या है कि भाई हमारा कुछ भी नहीं, हमारा मतलब इंडियन का कुछ नहीं है, यूरोपियन स्कॉलर के हिसाब से, इम्पेरियलिस्ट स्कॉलर के हिसाब से, यूरोपियन नहीं, इम्पेरियलिस्ट कॉलोनियलिस्ट स्कॉलर के हिसाब से, कि हमारा इंडियन की जो भी अचीवमेंट्स है या जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारी खुद की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि इंडियन ड्रामा, फिलोसफी या एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, जो भी हमारा दर्शन शास्त्र है, जो भी सब कुछ है, वो हमने ग्रीक से लिया है। कृष्ण भगवान की जैसी भक्ति हम मानते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन की भक्तियों से सिमिलरिटी है उसमें, ठीक है, समानता है, ठीक है। इस तरह की जब भी वो लोग क्लेम करते थे ना, उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं होता था, सॉलिड एविडेंस ये सब प्रूव करने का, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको मानना नहीं था, ठीक है, कि इंडियन किसी चीज को अचीव करे हैं, तो वो बिना किसी रीजनिंग के ऐसे बयान देते थे, ठीक है। और इन सब को डिनाई करने के लिए, कि इन सारे बयान को डिनाई करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर सामने आए और बहुत सारी एविडेंसेस के साथ सामने आए। उनमें से एक है जोसेफ नीदम, जिन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया और ये बताया कि ग्रीक ने, जैसा आप बोलते हैं, जैसा हमारे इम्पीरियलिस्ट स्कॉलर इंडियन सिविलाइजेशन के लिए बोलता है कि हमने खुद से कुछ अचीव नहीं किया है, हमारा बहुत सारी चीज़ें ग्रीक से हमने उधार ली हैं। तो ग्रीक्स ने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री साइन का, जो आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो, उसमें उन्होंने कभी ट्रिग्नोमेट्री साइन का यूज़ नहीं किया। लेकिन इंडियंस कब से, गुप्ता पीरियड के टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो कि गुप्ता पीरियड में बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ठीक है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स उनके आसपास वाले रेंज में हैं। तो उस टाइम पे हमारे मैथमेटिक्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो उन्होंने इसी तरह का एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश किया है कि भाई ग्रीक के पास तो ये चीज़ थी ही नहीं, और हमारे पास इतनी पुराने समय से थी, तो जब हमारे पास थी उनके पास नहीं रही, तो हम उनसे कैसे उधार ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन और इतना ऑब्जर्वेशन, इतना एविडेंस देने के बाद भी, और जो इम्पेरियलिस्ट स्कॉलर्स थे, ये वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इंडियंस ने ये खुद से अचीव किया है, वो अपनी इस बोरोइंग थ्योरी पे अड़े हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जोसेफ नीधम की एक बुक है, ठीक है, ये यूजीसी नेट में एक बार आ चुकी है, मैच द फॉलोइंग्स में, आई थिंक। तो साइंस एंड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट चाइना, और इससे पहले जो जेम्स मिल की बुक थी वो भी आप ध्यान में रखे जाओ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स जहाँ पे भी आया करें आप उसको नोट कर रहा करो। नेक्स्ट हमारा आता है जो थ्योरी है, वो है सिलेक्टिव मोरल क्रिटिसिज्म। मतलब जो आप ये कह सकते हो ना, जो ऐसे एकदम सिलेक्टिव आपका जो रहता है कि हम इसी चीज को ध्यान देंगे, चयनात्मक हमारा जो भी हम क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है। हम लोग मानते हैं, जैसे हमारे समाज में, हर समाज में बहुत कुरीतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन अच्छाई भी होती है। इम्पेरियलिस्ट स्कॉलर्स ने क्या किया, उन्होंने जो कुरीतियां थी या जो बुराइयां थी इंडियन सिविलाइजेशन में, उसको बहुत बार उजागर किया, बहुत बार सामने लेकर आए कि अरे देखो तुम्हारे यहाँ तो ये खराब बात है, अरे अरे देखो तुम तो कितने खराब हो, तुम्हारा सिविलाइजेशन तो कितना खराब है, तुम्हारे यहाँ तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। पर जो भी अच्छी चीजें थी वो उनको उतने सामने से कभी लेकर नहीं आए, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कुछ अच्छा है। जैसे जैसे आप ये कह सकते हो, हिंदू प्रैक्टिसेस थी सती की, बहुत हाईलाइट किया गया कि अरे ये कि यूरोपियन ने आया, उन्होंने ये लॉ बनाया तो ये जाके हटा है। जबकि आप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, तो आप कई कई ऐसे एंशियंट स्कॉलर्स भी हैं, मेडिवल हमारे रूलर हैं, एंशियंट रूलर हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं, सती पे बैन लगाया है, ठीक है। और सती का एविडेंस भी हमें भाई गुप्ता पीरियड में ही मिलता है, ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन में पहली बार जो होता है। उसके बाद अब समय समय पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि सती पे उन्होंने लगाने की कोशिश, बैन लगाने की कोशिश की है, ठीक है। और इस ऐसा नहीं है कि बेंटिक से पहले ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, पहले भी बहुत बार हुआ था, पोर्टुगीज और बाकी सब लोगों ने भी इस पे बैन लगाने की कोशिश की थी। बट यही है कि इम्पेरियलिस्ट स्कॉलर्स का, उनका यही दिखाना था कि हमने सब कुछ किया है, आप लोगों ने कभी भी इसको क्या कहते हैं कम करने की कोशिश नहीं की, आप ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, आपका सिविलाइजेशन। और जबकि वो खुद अपने सिविलाइजेशन की जो खराब बात है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे उनके सिविलाइजेशन में विच हंटिंग और स्लेवरी और रेशियल ऑपरेशन, मतलब क्या, कि आप ये कह सकते हो जिंदा जलाना किसी को, या औरतों को कई कई बार विच हंटिंग के नाम पे उनको सजा देना,
ठीक है? पब्लिक प्लेस पे उनको फांसी देना, इस तरह की हरकतें होती थी, ठीक है? रेशियल ऑपरेशन तो आज तक आप काले गोरों का भेद देख सकते हो, आज तक लोग उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये सारी बातों को इग्नोर कर दिया गया, ठीक है? और तो ये जो मोरल जजमेंट था, जो केवल वन साइडेड था, ठीक है, हम मानते हैं हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ थी, बट क्या सिर्फ हमारे ही सिविलाइजेशन में थी? आपका सिविलाइजेशन आप कहते हो हमसे ऊपर है, पर आपके सिविलाइजेशन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है? ये सारी गलत चीजें हैं, तो आप न्यूट्रल होके बोलो ना कि हाँ भाई, हमारे सिविलाइजेशन में भी कुछ खराबी है, आपके सिविलाइजेशन में भी कुछ खराबी है, हमारे सिविलाइजेशन में भी कुछ अच्छाई है, आपके सिविलाइजेशन में भी कुछ अच्छाई है। पर नहीं, उनका ये था कि वो सबसे अच्छे हैं, सबसे ऊपर हैं, और ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो थी, उसको लेके वो चल रहे हैं, ठीक है? तो वो एंड में हम लोग जो भी अभी तक हमने पढ़ा, उस पे हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा ये इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था, वो बेसिकली क्या था? एक कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरह था। मतलब कैसे? एक आप कह सकते हो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल प्रतिरोध था, आंदोलन था, जो ये यूरोपियन स्कॉलर्स के एक्शन के रिएक्शन के रूप में उभरा, ठीक है? और इसकी वजह से जब इन्होंने लोगों ने इस हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, उसको दोबारा लिखने की कोशिश की, ठीक है? उसके बारे में बताने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक गौरवशाली इतिहास सामने आया, और इस हिस्ट्री को लोगों को ये बताने के लिए नेशनल अवेकनिंग के लिए यूज किया गया कि अब देखिए, हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली है, और हमारे राष्ट्र के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए। और जैसे जैसे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने ये कहा कि भाई, हम किसी से कम नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई और हमारे ऊपर रूल करे, हम सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है? तो ये जो हिस्टोरियोग्राफी थी, ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल अवेकनिंग और राष्ट्रीय जागरण सब चीज में हेल्प करी जाके, ठीक है? और आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार बेसिकली क्या करे थे, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी अपने इस अप्रोच की वजह से, हिस्टोरियोग्राफी की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो अभी हमें इस वाले वीडियो में हमने ये देखा कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बेस क्या था, और ये किस एक्शन के अगेंस्ट के रिएक्शन के रूप में सामने आई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो ये हिस्टोरियोग्राफी है, ये क्या है बेसिकली, और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंडर में कैसे काम करते हैं, और उसके बारे में हम पूरा तब जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।